Hi, good evening, everyone. Welcome to the online channel of Capital Civil Services. ठीक है, we will start with the test 3. Test 3 के जो explanations है for first 50 questions, we will going to start the discussion, है ना? I hope you guys are good, fine and preparing well for the coming examination. And we know that थोड़ा सा डेट बढ़ चुका है एग्जामिनेशन का, बट नॉट टू वरी, है ना? इट हैज गिवन यू एज ऑफ अराउंड 1 वीक. 1 वीक का आपको एज मिल चुका है एंड यू शुड स्टडी अगेन, राइट? तो ये पहला क्वेश्चन है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम टेस्ट नंबर 3. पूरा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो समिट है वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था, राइट? वेयर डिड द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट है वाज हेल्ड? तो ये समिट जो हुआ था वो कहां पे हुआ था? तियानजिन, चाइना. क्लियर? सो ये सब भी ध्यान रखिएगा. यहाँ पे एक दो और आपको फैक्ट्स मिल जा रहे हैं. समरकंद कहाँ पे है? समरकंद इज इन उज्बेकिस्तान. मॉस्को वेयर इट इज इन रसिया. आई होप यू नो द कैपिटल, राइट? मॉस्को. सो 25th संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज रिसेंटली हेल्ड इन तियानजिन इन चाइना. ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. I know, I hope you guys know about this and you guys have also read it before. तो ये क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. क्लियर है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो किस चीज पे फोकस करता है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी कोऑपरेशन. जो भी कंट्रीज हैं उनका जो सिक्योरिटीज इशू हैं, जो इकोनॉमिक इशूज हैं, वो सारी चीजों पे यहाँ पे बातें होती हैं, डिस्कशन होती है और उनका समस्याओं का हल निकाला जाता है. तो ये बोला गया कब पहला हुआ था, फाउंड कब किया गया था? 2001 में. बस इतना याद रखिएगा. उसके अलावा कौन कौन मेंबर थे? चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान. एंड दीज आर ऑल सेंट्रल एशियन कंट्रीज. क्लियर? सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थे इनके मेंबर हैं. अब इंडिया और पाकिस्तान को मेंबर कब बनाया गया? याद रखिएगा 2017 में. इंडिया और पाकिस्तान ज्वाइंट इन 2017. क्लियर? ये याद रखिएगा. काउंटर टेररिज्म के लिए भी काम करती है. ठीक है? इनका एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, एंटी टेररिज्म, जिसको बोलते हैं रैट्स. ठीक है? रीजनल एंटी टेररिस्ट. क्लियर है? तो आंसर विल बी सी, तियानजिन, चाइना. और 25th संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इन अ सिमिलर वे दे कुड आस्क द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ब्रिक्स कि ब्रिक्स का रिसेंट कहां पे हुआ था समिट, G20 का कहां पे हुआ था, एंड सिमिलरली फॉर मेनी क्लाइमेट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन. सब कुछ ये लोग क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं कि ये समिट कब कब हुआ था. क्लियर? नेक्स्ट, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड द बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? किस कंट्री ने डिक्लेयर किया है, किस देश ने डिक्लेयर किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? देखो यार, ये क्या है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी? जैसे इंडिया में इंसर्जेंसी है ना नॉर्थ ईस्ट में, तो बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स, वो क्या क्लेम करते हैं? वो बोलते हैं कि भाई नागालैंड को इंडिया से अलग कर दो, है ना? त्रिपुरा को अलग कर दो, मणिपुर को अलग कर दो, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दो, असम को अलग कर दो. तो सिमिलरली पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वहां के. वो क्या डिक्लेयर करते हैं? वो बोलते हैं कि वहां का एक प्रोविंस है बलूचिस्तान, बोलते हैं कि उसको क्या करना है? उसको पाकिस्तान से अलग कर देना है. तो वो उसी का लड़ाई कर रहे हैं. तो ये जो लड़ाई कर रहे हैं बलूचिस्तान, अलग बलूचिस्तान के लिए, फॉर अ सेपरेट बलूचिस्तान फ्रॉम द पाकिस्तान, तो ये सेपरेटिस्ट ग्रुप जो है उनका नाम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी. और इसको यूएसए ने क्या डिक्लेयर किया है? यूएसए ने डिक्लेयर किया है कि भाई ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है? और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जब डिक्लेयर कर दिया गया तो इससे फायदा क्या होने वाला है? इससे फायदा पाकिस्तान को ये होगा कि इनको जो फंडिंग आती है वो फंडिंग इनकी रुक जाएगी. क्लियर? तो फंडिंग मतलब फंडिंग बेसिकली जितने भी इंटरनेशनल फंडिंग ये लोग लेते हैं, जैसे आर्म्स खरीदते हैं, एमुनिशंस खरीदते हैं, ठीक है, और बहुत तरीके का वायलेंस अपने लोगों को ट्रेन करते हैं और वायलेंस इन्फ्लिक्ट करते हैं लोगों पे, तो वो इनका थोड़ा रुक जाएगा. क्लियर है? तो किस कंट्री ने डिक्लेयर किया है? आपके अमेरिका ने. नेक्स्ट ये पूछ रहा है
कि वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक। ठीक है, बैंक तो जानते हैं क्या होता है, तो यहाँ पे किस चीज का बैंक है, स्टेम सेल का बैंक है, और वो स्टेम सेल किसका होगा, ह्यूमंस का नहीं होगा, एनिमल्स का होगा। ठीक है, तो उसका बैंक कहाँ पे खोला गया है, इट इज इन हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ये याद रखिएगा। अब देखिए और क्या क्या फैक्ट्स है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, करनाल में। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, बरेली यूपी में। तो ये सब भी थोड़ा सा आपको ऑप्शंस को भी देखना है और याद रखना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम आपसे मे भी ये क्वेश्चन नहीं पूछे कि स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ पे खुला है, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पे है, हैदराबाद में है, मथुरा में है, करनाल में है, बरेली में है। क्लियर। तो इस पर्सपेक्टिव से भी आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। ये बायो बैंक क्या हेल्प करेगा, है ना, एनिमल लाइफ स्टॉक इंप्रूवमेंट। स्टेम सेल होगा, स्टेम सेल क्या करता है, किसी भी प्रकार की बीमारी जो है आपके बॉडी में उसको ठीक कर सकती है स्टेम सेल। इट हैज सो मच ऑफ एबिलिटी। तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग अगर जानवरों को कोई जेनेटिक डिजीजेस हैं या फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कतें हैं तो वो दिक्कतों को सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमारा एनिमल हेल्थ अच्छा हो सके। ये बोल रहा है इंडियन रेलवे ने, कह रहा है कि पहला एशिया का लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन जो है वो स्टार्ट किया। कहां से कहां तक चला है, वो गंज ख्वाजा स्टेशन से लेकर गढ़वा रोड तक है। तो नाम क्या है इस ट्रेन का, ये पूछ रहा है। क्लियर, क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मालगाड़ी आप लोग सुने होंगे, तो बोला कि सबसे लंबा मालगाड़ी इंडिया में अभी तक कितना का रहा है, वो लेंथ रहा है उसका 4.5 किलोमीटर, और वो कहां से कहां तक रहा है, गंज ख्वाजा स्टेशन से लेकर गढ़वा रोड स्टेशन तक। तो इस ट्रेन का नाम क्या रखा है, तो इस ट्रेन का नाम रखा गया था रुद्राष्ट्र। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपको पता है कि 2015 में बना था सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। हम लोग अभी बहुत क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं ना, तो बोल रहा है कि आप जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो कैसे बिजली पैदा कर रहे हैं, फॉर बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। अब जब फॉसिल फ्यूल आप बर्न कर रहे हो तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ रहा है और उसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंड ड्यू टू दैट जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है वो बहुत ही ज्यादा अल्टर्ड हो रहा है। इसके कारण प्रेसिपिटेशन, एग्रीकल्चर, सबको सभी सेक्टर में इफेक्ट पड़ रहा है। तो 2015 में इंडिया ने एक इनिशिएटिव लाए, है ना, कोप 21 में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज का, यूएनएफसीसी के अंदर में, कि भाई हम लोग को क्या करना चाहिए, वी शुड अडॉप्ट फॉर द रिन्यूएबल। तो इंडिया ने बोला कि इंडियन सोलर अलायंस करते हैं कि जिसमें जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे मेंबर बन सकते हैं और सोलर एनर्जी को हम लोग को प्रमोट करना है। तो ये बोल रहा है कि रिसेंटली कौन मेंबर बना है, 107th मेंबर। तो ये कौन बना है, मोल्डोवा। ठीक है, मोल्डोवा कहाँ पे है, मोल्डोवा जो है आपका यूक्रेन का नेबरिंग कंट्री है। यूक्रेन है ना, यूक्रेन का जो सटा हुआ बॉर्डर है वही कंट्री है। तो मोल्डोवा has recently joined the International Solar Alliance as its 107th member country, और ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जो इंडिया और फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया था 2015 में। पर्पस क्या था, एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना। क्लियर है। देखो यार, बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब फैक्चुअल है, याद करना होगा, यू कैन डू एनीथिंग। ये बोल रहा है कि स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस अवार्ड किसको मिला था 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। तो ये 12th फेल को मिला था। 12th फेल एक आईपीएस ऑफिसर रह चुके मनोज कुमार, उनके ऊपर में बनाया गया था। ठीक है, कि वो कैसे बने, 12वीं में वो फेल हो गए थे, उसके बाद उन्होंने इतना, फिर वो अपने दोस्त के साथ दिल्ली चले गए थे, यूपीएससी की तैयारी करी। दोस्त का तो नहीं निकला, लेकिन ये इतने ज्यादा जुझारू थे कि इनका एग्जाम निकल गया। एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय विधु विनोद चोपड़ा। क्लियर। सेवन क्या है, वेयर डिड इसरो रिसेंटली लॉन्च द होप मिशन टू स्टिमुलेट द कंडीशन फॉर एस्ट्रोनॉट फॉर द गगनयान मिशन। देखो यार, गगनयान मिशन क्या है, गगनयान मिशन में लोग बोल रहे हैं कि स्पेस पे भेजेंगे हम लोग, किसको, इंडियंस को भेजेंगे। तो ये बोल रहा है कि उसी कंडीशन को स्टिमुलेट करने के लिए, कि जैसा स्पेस में एक कंडीशन है वैसा कंडीशन को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक मिशन चालू किया गया। तो उस मिशन का नाम है होप मिशन, और ये किसने लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया। और ये स्टिमुलेट आप कहां पे करोगे, तो ये स्टिमुलेट कहां पे करोगे, लद्दाख में। ठीक है, क्यों चुना गया वो रीजन, इसलिए क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड में है, वहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, वहां पे ऑक्सीजन भी बहुत कम है।
क्लियर। तो स्पेस का भी वही है कि वहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, ऑक्सीजन बहुत कम है, तो स्टिमुलेट कर रहे हैं आप उस एनवायरमेंट को। क्लियर। ये आपका अगर आपको नहीं भी आता है तो आप प्रीवियस मतलब आप कॉमन सेंस से बना सकते हैं। श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और श्रीहरिकोटा सब अगल बगल में, ठीक है। और लद्दाख जो है आपका एकदम एक्सट्रीम है, ट्रांस हिमालय का रीजन है। बोला फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन रहा है उत्तर प्रदेश में और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन। देखो यार, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जब ये बोल रहा है ना, तो बहुत सारे रेलवे को बहुत सारे जोन में डेवलप किया, बहुत सारे जोन में डिवाइड किया गया। तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंदर में आता है वो रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, और वो प्राइवेट स्टेशन है। प्राइवेट स्टेशन मतलब पीपीपी मोड में बनाया गया उसको। तो ये कहां पे, कौन सा स्टेशन का नाम है? गोमती नगर, लखनऊ। बोल रहा है कि इंडिया का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कहां पे लगाया गया है, ठीक है। तो वो कहां पे लगाया गया है? वो आपका दीनदयाल पोर्ट, कांडला, गुजरात में लगाया गया है। इसमें और भी फैक्ट्स हैं कि पारादीप पोर्ट कहां पे है? उड़ीसा में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहां पे है? मुंबई में है। कोची पोर्ट कहां पे है? केरला में है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा दीनदयाल पोर्ट, कांडला, गुजरात। अगेन ग्रीन हाइड्रोजन इज अ फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जिस प्रकार से सोलर पे काम कर रहे हैं, विंड पे काम कर रहे हैं, नाउ वी आर लुकिंग फॉर कि भाई हमें कहाँ काम करना है। वी वांट टू वर्क इन द हाइड्रोजन पार्ट, कि भाई हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही अच्छा फ्यूल है, बहुत ही ज्यादा लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल है, लेस या नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है। ये बोल रहा है कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? पहले बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज ऑन द वर्ल्ड टाइगर डे, दैट इज जुलाई 29। What is the world's ranking of Assam's काजीरंगा टाइगर रिजर्व in terms of tiger density? तो ये वर्ल्ड का रैंकिंग जो है वो 3rd है। याद रखिएगा, काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो है या नेशनल पार्क वो आपका असम में है। पूछ क्या रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो कि रिलीज किया है वर्ल्ड टाइगर डे, जो कि 29 जुलाई को मनाया जाता है, काजीरंगा जो है टाइगर डेंसिटी के मतलब कितना टाइगर का डेंसिटी है वहां पे एरिया के बेसिस पे, वो कितने नंबर पे आता है? तो आता है 3rd के नंबर पे। देखो, टाइगर डेंसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइगर्स प्रेजेंट पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एन एरिया। मतलब 10 किलोमीटर चले जाओ सीधा यहां से, और 10 किलोमीटर जो है ब्रेथ में चले जाना, 10 किलोमीटर लेंथ पे चले जाना, तो उतना बड़ा एरिया, उतना बड़ा फिर स्क्वायर बनाना, उतने बड़े एरिया में कितना टाइगर मिलता है, ठीक है। उसी के बेसिस पर टाइगर डेंसिटी को देखा जाता है। काजीरंगा इज ऑल्सो फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस। क्लियर। टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। ये बोल रहा है कि सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो रिसेंटली साइन किसके बीच में हुआ था? थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, ठीक है। क्योंकि उनके बीच में कुछ झमेला हो गया था। बोल रहा है कि अंडर विच ऑपरेशन डिड द इंडियन आर्मी न्यूट्रलाइज द 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पहलगाम अटैक। तो नाम था ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव के अंदर में जो पहलगाम में जो पाकिस्तान टेररिस्ट लोग ने कुछ इंडियंस को मारा था, तो सिमिलरली उसी में इंडियन आर्मी ने न्यूट्रलाइज किया था उनको। न्यूट्रलाइज करने का मतलब कि उनको मार देना। बोल रहा है कि वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट का नाम क्या है? पहला बोल रहा है प्रिक्स वर्सैले, वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल अवार्ड एट द प्रिक्स वर्सैले अवार्ड 2025 किस एयरपोर्ट को मिला है? ये यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड का जो बेस्ट मतलब समझ लो मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट का अवार्ड वो प्रिक्स वर्सैले अवार्ड 2025 का रहा है, और वो किनको मिला है? दैट इज गिवन टू द चाइना। चाइना का जो एयरपोर्ट का नाम है वो क्या है? बीजिंग डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर। अवार्ड का दूसरा नाम है वर्ल्ड आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अवार्ड। आंसर विल बी चाइना। अब यहां पे बोल रहा है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसका नाम है गजैप और NEB-2 होस्ट। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। बोल रहा है कि नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है, क्या नाम है बम का? गजैप, GAZAP, और दूसरा है NEB-2 होस्ट। तो ये कह रहा है कि कौन से कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट किया, तो ये किस कंट्री का बॉम्ब है? तो बॉम्ब है तुर्की के द्वारा, ठीक है। सेकंड बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी
क्या करना चाह रहे हैं, डिजिटाइज करना चाह रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट को। What is the name of the mission recently launched by the Prime Minister Modi ji to digitize ancient manuscript? देखो क्या होता था कि पहले जो लिखावट होती थी वो लिखावट ना कागजों में नहीं होती थी जैसा आज होता है, या फिर कंप्यूटर नहीं था। तो जो इंडिया में लोग थे, ऋषि मुनि थे और जो भी स्कॉलर्स थे उस समय के, वो लोग किस चीज पे लिखते थे? वो लोग पत्ता पे लिखते थे, है ना, या फिर किस चीज पे लिखते थे? जो पेड़ का छाल होता है, बार्क होता है, उस पे लिखते थे, है ना। तो ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि मोदी जी ने एक मिशन स्टार्ट किया है जिसमें उसको डिजिटाइज करना, मतलब उसका फोटो खींच के क्या करेंगे ये लोग, उसको कहीं पे प्रिजर्व करेंगे ऑनलाइन, क्लियर, कंजर्व करने के लिए। तो उस मिशन का क्या नाम है? तो मिशन का नाम है ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन। पर्पस क्या हो सकता है? पर्पस यही होगा कि भाई आप दिखा सकते हो कि आपका एंशिएंट इंडिया कितना अच्छा था, है ना, व्हाट वाज द डेवलपमेंट उस समय। और दूसरा है कि वहां से हम लोग को बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है। हो सकता है कि आज हमें वो चीज नहीं पता हो, क्लियर, और हम लोग उसका यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने देश का डेवलपमेंट ला सकते हैं अपने देश में। बोला जीपी में बिरला मेमोरियल अवार्ड किनको मिला है, ठीक है, जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड जो है किनको मिला है? तो वो मिला है वी नारायणन को। और वी नारायणन जो है वो आपके रह चुके हैं डायरेक्टर किसके? लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, इसरो के, क्लियर है। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है नारायणन जी का, इंडिया का जो क्रायोजेनिक प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी है उसके डेवलपमेंट में। क्रायोजेनिक का मतलब ये होता है कि बहुत ठंडे फॉर्म में, मतलब बहुत सॉलिड फॉर्म में फ्यूल को जमा देना है और उसके बाद उसको यूज करना है। यहां पे बोल रहा है कि डीआरडीओ ने एक मिसाइल, ड्रोन लॉन्च्ड मिसाइल जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया है। कहां पे? कुरनूल, आंध्र प्रदेश में। तो उस ड्रोन लॉन्च्ड मिसाइल का नाम क्या है? तो उसका नाम है ULPGM-V3, ठीक है, अल्ट्रा लाइट प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल। देखो क्या किया, ड्रोन को चलाया, ड्रोन को उड़ाया गया, अब उस ड्रोन में ही क्या किया गया, अनमैन्ड ड्रोन क्या है? ड्रोन इज यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मतलब उसमें कोई आदमी नहीं है। अगर उसको नुकसान भी पहुंचता है तो नथिंग विल हैपन, जो कॉस्ट था सिर्फ वही जाएगा, देयर विल बी नो लॉस ऑफ ह्यूमन, नो ह्यूमन लॉस। तो यही भी ये वही कह रहा है कि डीआरडीओ जो है उसने कौन सा वेपन टेस्ट किया है, तो कौन सा मिसाइल टेस्ट किया है? तो ये टेस्ट मिसाइल का नाम है ULGPM-V3, क्लियर, कि वो ड्रोन है, ड्रोन के ऊपर में मिसाइल फिट होगा और जहां पे भी जाना है फिर वहां से टारगेट, ड्रोन जो है टारगेट करके मिसाइल को ड्रॉप कर देगा। यहाँ पे बोल रहा है कि रिसेंटली किस कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जनरली अगर कोई भी गुड, फ्री ट्रेड का मतलब यही होता है कि जनरली कोई भी गुड्स आता है इंडिया के बाउंड्री को, या एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो, तो उस पर बहुत तरीके की ड्यूटी लगती है, कस्टम्स ड्यूटी जिसे कहते हैं। तो जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो कस्टम ड्यूटीज या तो जीरो कर दिया जाता है, या फिर सिलेक्टेड नंबर ऑफ गुड्स में बहुत कम लगाया जाता है, क्लियर, या फिर सारे गुड्स में जो है कस्टम ड्यूटीज फ्री होता है कि भाई आपका कंट्री का जो भी गुड्स है वो मेरे कंट्री में आ सकता है आराम से, और मेरे कंट्री का जितना भी गुड्स है आपके कंट्री में जाके बिक सकता है। तो अभी रिसेंटली किसके साथ साइन हुआ है? तो ये रिसेंटली साइन हुआ है ब्रिटेन के साथ, याद रखिएगा। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूएई के साथ बहुत पहले से था, और यूरोपियन यूनियन के साथ अभी तक नहीं है कोई हमारा फ्री ट्रेड डील। ये बोल रहा है कि स्नूकर चैंपियनशिप है, कि स्नूकर बिलियर्ड्स आप लोगों ने देखा होगा, तो ये बोल रहा है कि IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है 2025 का? क्लियर, क्या नाम है टाइटल का, अवार्ड का नाम है, टाइटल का नाम है IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025। तो आंसर क्या होगा? रिले पवाल। और ये तीनों भी, गीत शेट्टी, आदित्य मेहता, पंकज अडवाणी, ये लोग भी क्या रह चुके हैं? ये लोग भी स्नूकर जो है स्नूकर से प्लेयर रहे हैं। बोल रहा है कि विच कंट्री हैज अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम यूनेस्को जस्ट 22 years आफ्टर रीजॉइनिंग, ठीक है, 22 years आफ्टर रीजॉइनिंग, 2 साल, मतलब बोल रहा है कि किसने विड्रॉल कर लिया। तो भाई अभी रिसेंटली ये सारा जितना विड्रॉल करना फिर एंट्री लेना, ये सारा यूएसए का काम है। यूएसए क्या बोलती है? ट्रम्प बोलते हैं कि भाई इतना पैसा हम क्यों दे, कि भाई आपको किसी दूसरे का कल्चर, किसी दूसरे का एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, है ना। आई एम अ प्रेसिडेंट, और मैं प्रेसिडेंट से पहले बिजनेसमैन हूँ, तो मेरा उससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा अगर वर्ल्ड में लिटरेसी रहे या वर्ल्ड इज अनएजुकेटेड। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि
तिब्बत, चाइना ने एक क्वेश्चन पढ़िएगा तो चाइना ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि चाइना ने एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो है वो प्रपोज किया है और उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो भी चुका है। ठीक है, वो कहां पे हुआ है स्टार्ट? वो हुआ है तिब्बत में। तो वो जो डैम बनाया जा रहा है वो डैम किस नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो वो नदी जो बन रहा है उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में हम लोग बुलाते हैं यारलुंग जांगपो। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया कि चाइना जो है वो एक बहुत बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टार्ट की है। उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को किस रीजन पे बन रहा है तो ये जानना है, दूसरा किस नदी के ऊपर बन रहा है। तो तिब्बत में बन रहा है ये प्रोजेक्ट, और नदी जो है वो कौन सा है? वो है यारलुंग जांगपो। इंडिया को इससे डर है, इंडिया को इसलिए डर है क्योंकि हो सकता है कि फिर जो ब्रह्मपुत्र का पानी है, लोअर कैचमेंट एरिया जो कि इंडिया से होके गुजरती है, वहां पे हो सकता है कि पानी की कमी हो जाए। ठीक है, या फिर उस पानी को कभी भी ये लोग छोड़ सकते हैं जिससे इंडिया में फ्लडिंग आ जाए। तो दोनों काम हो सकता है, स्कैरसिटी भी, क्राइसिस किसी भी तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। या तो पानी को रोक दिया जाएगा कुछ हद तक, या फिर पानी को रोक के क्या करेंगे, एक बार में छोड़ देंगे, तो उसके कारण भी जो लोअर एरियाज हैं उसमें फ्लड आने की चांसेस रहेगी। बोल रहे हैं कि वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मॉडल आफ्टर IITs और IIMs रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। देखो यार, इंडिया में प्रीमियर इंस्टीट्यूट के नाम पे सिर्फ हमारे पास दो ही था, एक IIT था, दूसरा IIM था। तो अभी गवर्नमेंट ने तीसरा लॉन्च किया है प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के नाम पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये मुंबई में लॉन्च किया गया है, मुंबई में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इनॉग्रेट किया गया, इट इज नॉट लॉन्च बट इट वॉज इनॉग्रेटेड। बोल रहा है कि कौन यूनेस्को जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे इंडिया में, है ना, अराउंड 51, 52 के आसपास है। तो ये बोल रहा है कि अभी रिसेंटली जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किनको ऐड किया गया है, और ये कौन ऐड करता है? यूनेस्को ऐड करता है। अब ये ऐड करने से फायदा क्या होता है? फायदा होता है कि टूरिज्म प्रमोट होता है। ठीक है, दूसरा है कि उसका प्रिजर्वेशन बहुत अच्छा होता है। तीसरा है कि यूनेस्को पैसा देती है। ठीक है, पैसा देती है ताकि आप उसको क्या कर सको, कंजर्व कर सको, प्रिजर्व कर सको। कि माना जाता है कि भाई ये जितने भी हेरिटेज हैं ये हमारे ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली किनको ऐड किया गया है इंडिया से? तो मराठा मिलिट्री फोर्ट्स को इंक्लूड किया गया। और मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत बहुत सारे पहले से हैं, जैसे कुतुब मीनार है। ठीक है, मराठा मिलिट्री फोर्ट को अभी किया गया है। सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होयसाल, ये बहुत पहले ही किया गया था। एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ बहमनी सल्तनत, आई डोंट रिमेंबर ऐसा कुछ है या नहीं है। ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब म्यूजियम में, जो कि कहां पे है? लॉर्ड्स लंदन। ठीक है, MCC म्यूजियम है, कहां पे? लंदन है। लंदन में आपका लॉर्ड्स है एक जगह, उस लॉर्ड्स में एक म्यूजियम है, MCC म्यूजियम, और उस म्यूजियम के अंदर में किस क्रिकेट लेजेंड का, मतलब किस क्रिकेटर का पोर्ट्रेट जो है लगाया गया है। ठीक है, अनवील किया गया है। तो किनका लिया गया है? सचिन तेंदुलकर जी का। यहाँ पे बोल रहा है कि एक अवार्ड दिया जाता है राइटर्स को। ठीक है, तो राइटर्स तो बहुत सारा अवार्ड दिया जाता है राइटर्स को, साहित्य अकादमी का अवार्ड, दिस दैट लंदन। तो एक और अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है, क्या नाम है? पेन पिंटर प्राइज। तो बोल रहा है कि 2025 में किनको दिया गया है। ठीक है, तो ये दिया गया है लीला अबोलेला को। ठीक है, लीला अबोलेला। ये बोल रहा है कि कौन सा कंट्री जो है वो यूरोपियन यूनियन का करेंसी यूरो को अपना ऑफिशियल करेंसी जो है वो बना चुका है 1 जनवरी 2026 से। तो कंट्री होगा बल्गेरिया। समझ में आ रहा? तो ये 21वां कंट्री है जो क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है कि हम यूरो ही अपना करेंसी यूज करेंगे। जैसे हम लोग रुपया यूज करते हैं उसी प्रकार से यूरोपियन देश जो है वो लोग अपना करेंसी भी यूज कर सकते हैं, या यूरोपियन यूनियन का एक कॉमन करेंसी है जिसको यूरो बोलते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है, बल्गेरिया बोल रहा है कि अब मेरे को अपना करेंसी नहीं छापना अपना है, हम आप ही का करेंसी यूज करेंगे, यूरो का, यूरोपियन यूनियन का।
नेक्स्ट बोल रहा है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी विथ इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ये बोल रहा है कि मोदी जी जहां भी जाते हैं, जो भी कंट्री जाते हैं, वहां कंट्री में उनको अवार्ड मिल जाता है। ठीक है, परेशानी हम लोग को होता है, इतना अवार्ड मिलता है, याद हम लोग को करना पड़ता है। क्लियर? तो बोल रहा है कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस किस कंट्री का अवार्ड है? तो वो है ब्राजील का। और किनको दिया गया है? वो दिया गया है मोदी जी को। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस किया है कि प्लान अनाउंस किया है कि भाई अरावली को हम लोग को क्या करना है, अरावली हिल्स में लार्जेस्ट जंगल सफारी, एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो किसने स्टार्ट करने की बात की है? हरियाणा ने बात की है। तो देखो ये क्यों इतना ज्यादा बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं अरावली का क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भैया जो भी रीजन, अरावली का जो भी पहाड़ 100 मीटर से ऊपर है, अरावली में अब जाइए, पहाड़ को नापिए, 100 मीटर से अगर ऊपर है तो वही पहाड़ कॉन्स्टिट्यूट करेगा और उसी को कंजर्व करना है। क्लियर? मतलब नीचे का हटा दीजिए, ऊपर का यूज कीजिए। तो उसके लिए बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ। बोल रहा है कि 10th और 11th कंट्री जो ज्वाइन किया है एनडीबी का मेंबर। देखो एनडीबी क्या है? देखो ब्रिक्स एक ग्रुपिंग है, ब्राजील, इंडिया, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का। अब ये लोग बोला कि देखो हम लोग को क्या करना पड़ता है, फंड लेने के लिए वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक तरीके का बैंक खोलते हैं जिसमें हम लोग सभी कोई क्या करेंगे, पैसा जमा करेंगे और जिसको जरूरत होगा वहां से वो लोन उठा लेगा। समझिए, सिंपल सा फंडिंग है कि भाई आप क्या करेंगे, 10 लोग हैं, 10 लोग को अभी कहां जाना पड़ा, बैंक जाना पड़ रहा है, डिपेंडेंट है आप किसी के ऊपर में। अब 10 लोग क्या करेंगे, 10 लोग बोलेंगे भाई हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और जिसको जरूरत होगा वो पैसा वो ले जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट पे ब्रिक्स ने स्टार्ट किया था न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि इंडिया को हमेशा कहां जाना होता था, वर्ल्ड बैंक जाना होता था पैसा लेने के लिए। तो ये लोग बोले कि वर्ल्ड बैंक को चैलेंज करेंगे, तो ये लोग ने स्टार्ट किया न्यू डेवलपमेंट बैंक 2013 में। क्लियर? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां और 11वां मेंबर कौन रहा है? तो कौन है 10वां 11? कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इज अ सेंट्रल एशियन कंट्री, इज आल्सो अ मेंबर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड इज कोलंबिया। रिसेंटली अगेन क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि which Hyderabad based company has been approved by the central government to launch India's first indigenous satellite internet service। देखिए ये क्या कह रहा है कि किस हैदराबाद की कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि भाई तुम अपना सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो आंसर होगा ध्रुवा स्पेस। अभी जो भी इंटरनेट हम लोग को मिलता है वो सैटेलाइट से नहीं मिलता है, वो ऑप्टिकल फाइबर से मिलता है। क्या है, मेरा फोन है, मेरा इंटरनेट है, मेरा वाईफाई है। ठीक है, आपको लग रहा है कि वो जो है वायरलेस है, बट क्या है, वो बहुत सारे एंटीनास से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और वो एंटीनास जो है बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर जो कि अंडरग्राउंड है उनसे जुड़े हुए हैं। तो अभी क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है कि आप सैटेलाइट, मतलब ऊपर में सैटेलाइट रहेगा, वहां से डायरेक्ट इंटरनेट जो है आप यूज कर सकते हो। यू डोंट नीड टू हैव वायर्स एंड केबल्स एट ऑल। तो इसका आंसर होगा ध्रुवा स्पेस। इन अ सिमिलर वे इंडिया का एक स्टेट है जिसने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए साइन किया है। तो इंडिया का कौन सा स्टेट है, वो है महाराष्ट्र। और उसने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है, वो है स्टारलिंक, जो एलॉन मस्क का कंपनी है। देखो ये क्या कह रहा है, बोल रहा है कि रिसेंटली कौन पहली पायलट रही है जो कि इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट को उड़ाई है। देखिए अभी तक तो एयरफोर्स में ही है कि एयरफोर्स की जो पायलट्स हैं वो वुमेन रही हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ये बोल रहा है कि रिसेंटली पहली बार इंडियन नेवी में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है इस स्कीम को कि भाई वहां पे भी जो आपका वहां की जो भी एयरक्राफ्ट है उसको भी, नेवी के भी एयरक्राफ्ट को वुमेन चला सकती हैं। तो वो पहली जो महिला रही हैं उनका नाम क्या है, आस्था पुनिया। अब ये बोल रहा है कि एक ऑटोबायोग्राफी है, वो किसने लिखा है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। तो शिखर धवन ने लिखा है। ठीक है,
आजकल चैट जीपीटी और इतना फैसिलिटी हो गया कि सब आजकल ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है, ठीक है। तो हमारे शिखर धवन साहब जी भी हैं, वो भी अपना ऑटोबायोग्राफी लिख दी है, द वन, क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर, ठीक है। देखो यार, नेटो में पीछे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो अभी भी पूछेगा ही, पूछ सकता है। देयर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी कि दे कुड आस्क। तो नेटो समिट 2025 कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था हेग, नीदरलैंड में, ठीक है। एनीबडी कैन टेल मी कि नेटो में कितने मेंबर है? नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? प्लीज टेल मी। नेटो का कौन सा सेक्शन, नेटो का कौन सा सेक्शन जो है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में बात करता है? एनीबडी कैन टेल मी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अवार्ड स्टार्ट किया है, उस अवार्ड का नाम है भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड, ठीक है। तो वो अवार्ड किस कैटेगरी में मिलेगा? मेडिसिन की कैटेगरी में मिलेगा, ठीक है। अमेरिका ने अभी क्या किया है? एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट किया है, ठीक है। किसके ऊपर में? ईरान के ऊपर में। ईरान के कंट्री में जाके उसके बाउंड्री के अंदर घुसा अमेरिका, अपना एरोप्लेन ले गया और वहां पे क्या किया? मिसाइल दाग दिया। तो बोल रहा है कि ईरान में घुसा और ईरान में घुस के 3 उसका जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट है उस पे उसने क्या किया? धावा डोल दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर इजराइल ने भी अटैक किया ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे, ठीक है। तो उसका नाम क्या था? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। ऑपरेशन राइजिंग लायन इज फॉर इजराइल और मिडनाइट हैमर इज फॉर यूएसए। बोल रहा है कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में रिसेंटली अवार्ड किसको मिला है? तो वो मिला है आपका लखनऊ को, ठीक है। हैदराबाद भी क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के अंदर में आता है, बट वो बहुत पहले उनको अवार्ड मिला था। तो क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है क्यूजीन, मतलब सिटी इज नोन फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे खाने मिलते हैं, पकवान मिलते हैं। तो वही बोला कि वहां पे बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है खाने को लेकर। तो वही बोला है कि किस सिटी को नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को के द्वारा? तो वो है आपका लखनऊ। ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन बोल रहा है 38 कि कहां पे इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो वो लॉन्च किया गया है INS गुलदार, महाराष्ट्र में। ये बोल रहा है कि राजस्थान का 2 वेटलैंड है जो इसको रामसार लिस्ट में ऐड किया गया है, ठीक है। तो वो क्या नाम है? तो 2 रिसेंटली ऐड किया गया, उसका नाम है खिच्चन और मेनार। रामसार साइट किस चीज के लिए बोला जाता है? रामसार साइट जो है वो देखो क्या हुआ था कि अभी होता क्या था ना कि इन्वायरमेंट जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे? इंक्रोच कर ले रहे थे ये सारे रामसार वेटलैंड्स को। वेटलैंड जैसे हो गया तालाब हो गया, है ना, नाला हो गया, झरना हो गया। तो ये सबको हम लोग क्या कर रहे थे? ये सबको हम लोग बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इंक्रोच कर रहे थे और वी आर टोटली क्या कर रहे थे? टोटली वी आर पॉल्यूटिंग दोज प्लेसेस, ठीक है। तो रिसेंटली 1971 में एक समिट एक इवेंट होता है, तो उस इवेंट में रामसार कन्वेंशन साइन किया जाता है। रामसार इज अ प्लेस, है ना, ईरान में एक जगह है। तो वहां पे बोला गया कि हम लोग क्या करेंगे? कंजर्वेशन करेंगे, प्रिजर्वेशन करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे फॉर रामसार साइट्स, वेटलैंड्स को। तो रिसेंटली इंडिया में जो किया गया है उसका नाम है खिच्चन और मेनार। यहाँ बोल रहा है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा 2 स्टैंड इंट्रोड्यूस किया गया, नया स्टैंड लाया गया है, नाम उसका नाम चेंज करके रोहित शर्मा के नाम पे और शरद पवार और अजीत वाडेकर के नाम पे स्टार्ट किया गया। तो ये कहाँ पे है? तो अगेन वानखेड़े स्टेडियम, मोस्ट फेमस स्टेडियम, ठीक है।
इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया है जिसका नाम है राहत। तो वो कहाँ पे लॉन्च किया है? तो असम में लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिएगा। किस लिए? वहाँ पे बहुत सारा आपका नेचुरल डिजास्टर्स होता है ना। असम इज वेरी मच अफेक्टेड बाय फ्लडिंग, है ना, बरसात के समय में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी की एक एक्सरसाइज किया है, मतलब मॉक ड्रिल किया है वहां पे। तो वो किया है कहाँ पे? असम में। अब बोल रहा है कि सबसे ज्यादा मेडल किस स्टेट को मिला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। 2025 में एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स कंडक्ट किया गया इंडिया के द्वारा। तो वहां पे किस स्टेट को सबसे ज्यादा मेडल मिला? तो महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा मेडल मिला, बस ये याद रखना है। भार्गव अस्त्र, ठीक है, भार्गव अस्त्र सिस्टम जो है किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? किस स्टेट में लॉन्च किया गया, मतलब ये किया गया? तो इंडिया का डिफेंस सिस्टम है, वेपन है एक तरीके का, भार्गव अस्त्र नाम से पता चल रहा है। तो ऑब्वियस बात है, इसको इंडियन डिफेंस रिसर्च एजेंसी जैसे डीआरडीओ जो है उनके द्वारा टेस्ट किया गया। तो ये किस स्टेट में किया गया? ओडिशा। ये बोल रहा है ई पासपोर्ट सर्विस कहां पे लॉन्च किया गया है? ई पासपोर्ट सर्विस वो भी चिप इनेबल्ड, मतलब आपका जो पासपोर्ट होगा उस पे क्या होगा कि आपको बायोमेट्रिक भी आपका रहेगा, मतलब आपके फिंगरप्रिंट के भी आपके इंप्रेशंस रहेंगे, आपके आई जो आपका रेटिना आइरिस है आइस का, उसका भी आपका जो इंप्रेशंस रहेगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये कहाँ कितने सिटी में लॉन्च किया गया? 13 सिटीज। है ना। बोल रहा है कि what is the new name that has been given to the Jharkhand government recently given to the Dr. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। तो बोल रहा है कि वीर बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का नाम क्या चेंज कर दिया गया है? टू वीर बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। बुद्धू भगत किस रेबेलियन से एसोसिएटेड थे? कैन एनीवन टेल मी प्लीज? कमेंट सेक्शन में बताइए। देखो यार, ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने पहले पाकिस्तानियों ने हम पे हमला किया, ठीक है, फिर इंडिया ने क्या बोला कि हम भी हमला करेंगे, तो उसका नाम रख दिया ऑपरेशन सिंदूर। अब पाकिस्तानियों ने फिर बोला कि भाई देखो ये तो हमारे न्यूक्लियर साइट पे भी अटैक किया, तो हमें भी वापस अटैक करना पड़ेगा, रिटेलिएट करना पड़ेगा। तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस, ठीक है। तो आपको याद होगा कि उस समय क्या हो रहा था, बहुत सारा ड्रोन्स वगैरह जो है इंडिया के बाउंड्री पे आके ये हो रहा था, है ना, बहुत सारा हाई अलर्ट में था इंडिया कि भाई किसी प्रकार से भी अटैक हो सकता है। बोल रहा है कि कौन से इंडियन क्रिकेटर जो है वो टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया है? तो 2 ने लिया है, एक ने रोहित शर्मा जी ने लिखा है और विराट कोहली जी ने लिया है। क्लियर? इंडिया का रैंक क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में? पिछले बार भी हमने देखा था, लास्ट टेस्ट में भी था 138। बोरा भाखड़ा वाटर डिस्प्यूट जो है वो पंजाब और हरियाणा के बीच में है। तो बोल रहा है कि ये किस रिवर के ऊपर में है? जो भाखड़ा वाटर डिस्प्यूट, भाखड़ा डैम है, ठीक है, तो वो डैम के बीच में कि भाई उसका पानी लेगा कौन? पंजाब लेगा कि हरियाणा लेगा? पंजाब कितना लेगा, हरियाणा कितना लेगा? पानी के लिए हमेशा से लड़ाई होती रही है। तो बोला वो किस नदी से रिलेटेड है? तो वो नदी जो है वो सतलज का पानी पंजाब लेगा ज्यादा या हरियाणा लेगा? क्योंकि हरियाणा होते हुए नदी जाती है। देखो ये बोल रहा है कि हॉक 360 टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो हेल्प कर रहा है किस लिए? इंडिया के मरीटाइम कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा। मरीटाइम मतलब पानी में, कि भाई हम देख सकते हैं कि पानी के नीचे कौन है, पानी के सराउंडिंग्स में कौन कौन है, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी है, क्या नाम है? हॉक 360 टेक्नोलॉजी, 360 डिग्री टेक्नोलॉजी। तो वो किस कंट्री का है? तो भाई अमेरिका ने डेवलप किया है और वो इंडिया को बेचेगा टू एनहांस। इंडिया क्यों खरीद रही है? कि भाई बोल रहा है कि मेरे बॉर्डर में बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज होती है, थ्रेट है, तो उसके लिए मेरे को कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो टेक्नोलॉजी आपको यहाँ से मिलेगा। तो देन वी हैव 51 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो वी आर एंडिंग हियर, राइट। थैंक यू सो मच। फॉर एनी डाउट प्लीज आप लोग अपना डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। We'll try, we'll sort out that problem. And if you like the video,
please like and subscribe the channel. Thank you so much.